नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज। मैं हूं वीना सिंह और आइए अब नजर डालते हैं आज की खबरों पर। अंबिकापुर में तालाबंदी खुलते ही एक बार फिर शहर की सड़कों पर भीड़ नजर आई। ज्यादातर लोग मास्क लगाए दिखे, लेकिन भीड़ ने सामाजिक दूरी का पालन नहीं किया, जबकि कलेक्टर ने शर्तों के आधार पर तालाबंदी खोलने का निर्णय लिया है। अगर यही हाल रहा तो एक बार फिर बीता दिन लौट कर वापस आ सकता है। ये नजारा है अंबिकापुर शहर की सड़कों का। देखिए, तालाबंदी खुलते ही कैसे लोगों की भीड़ सड़कों पर नजर आ रही है। मानो ऐसा लग रहा है जैसे लंबे अरसे के बाद लोगों को आजादी मिली है। नागरिक बेफिक्र होकर कामकाज के लिए घरों से बाहर निकल रहे हैं। मोबाइल की दुकान हो या फिर सब्जी बाजार, हर जगह लोगों की भीड़ नजर आ रही है। हालांकि ज्यादातर लोग कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए मास्क लगाए दिख रहे हैं, लेकिन इस दौरान नागरिक सामाजिक दूरी का पालन करना भूल गए। बाजार खुलते ही 2 गज की दूरी आधी गज में सिमट कर रह गई। तालाबंदी खुलने के पहले दिन भेड़ बकरियों की तरह बाजारों में भीड़ देखने को मिली। गौरतलब है कि कलेक्टर ने संक्रमण में आई कमी को देखते हुए 29 मई यानी शनिवार से जिले को सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक खोलने का निर्देश शुक्रवार को जारी किया था। आदेश के जारी होने के बाद निर्धारित समय के लिए शहर की सभी दुकानें खुली रहीं, लेकिन जिन शर्तों के आधार पर जिला कलेक्टर ने तालाबंदी खोलने का निर्देश जारी किया, उन शर्तों को शायद एक बार फिर नागरिक और दुकानदार भूल गए। शायद जिम्मेदार लोग ये भी भूल गए कि दूसरी लहर का कहर अभी खत्म नहीं हुआ है। गैर जिम्मेदार लोगों की इस लापरवाही की वजह से एक बार फिर संक्रमण बढ़ने का खतरा पहले दिन से ही मंडराने लगा है। वहीं अंबिकापुर एसडीएम प्रदीप साहू का कहना है कि भीड़ पर काबू करने के लिए कलेक्टर के निर्देश पर निगरानी दल का गठन किया जा रहा है। निगरानी दल सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक शहर के अलग अलग क्षेत्रों में मॉनिटरिंग करेंगे। लोग कोरोना प्रोटोकॉल का पालन कर रहे हैं या नहीं, इस पर नजर रखेंगे। वहीं एसडीएम ने कहा कि व्यक्ति विशेष के अलावा सभी दुकानदारों पर भी नजर रखी जाएगी। यदि इस दौरान कोई भी नियम का उल्लंघन करते पकड़ा गया तो उसके खिलाफ चालानी कार्यवाही होगी। यही नहीं, एसडीएम ने चेतावनी दी है कि यदि किसी संस्थान द्वारा नियम का उल्लंघन किया गया तो उसके खिलाफ चालानी कार्यवाही के अलावा सील बंदी की कार्यवाही भी होगी। वहीं दुकानों में उमड़ने वाली भीड़ पर काबू पाने के लिए सभी दुकानदारों को सीसीटीवी फुटेज चालू रखने का सख्त निर्देश जारी किया गया है, ताकि कभी भी छापेमार की कार्यवाही के दौरान दुकान में कितनी भीड़ उमड़ी है और लोगों ने सामाजिक दूरी का पालन किया है या नहीं, इस बात की जानकारी सीसीटीवी फुटेज से प्राप्त हो सके। बहरहाल, तालाबंदी खुलने के बाद पहले दिन उमड़ी भीड़ को तो देखकर यही अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस पर काबू पाने के लिए प्रशासन को काफी मशक्कत करनी पड़ेगी। देखिए, इसके लिए हमारे द्वारा कलेक्टर महोदय के निर्देशानुसार मेरे द्वारा निगरानी दल गठित किया जा रहा है और ये निगरानी दल प्रातः 6 बजे से लेकर रात 10 बजे तक अलग अलग दल लगातार मॉनिटरिंग करेंगे कि शहर में कहीं भीड़ तो नहीं हो रहा है, सभी लोग मास्क धारण कर रहे हैं अथवा नहीं, फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है कि नहीं। व्यक्ति विशेष के साथ साथ हमारे सभी जो दुकान हैं, संस्थानें हैं, उन पर भी नज़र रखी जाएगी और यदि व्यक्ति द्वारा उल्लंघन किया जाता है तो चालानी कार्रवाई की जाएगी। यदि किसी संस्थान द्वारा उल्लंघन किया जाता है तो चालान के साथ साथ सीलबंदी की कार्रवाई की जाएगी। आपके चैनल के माध्यम से ये भी बताना चाहता हूँ कि सभी दुकान जहाँ सीसीटीवी इंस्टॉल है उनको निर्देशित किया गया है कि अनिवार्य रूप से सीसीटीवी उनका चालू रहे। सीसीटीवी की भी जांच की जाएगी, फुटेज की जांच की जाएगी। फुटेज में भी यदि पता चलता है कि कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन नहीं किया जा रहा है तो संस्थान को सील करने की कार्रवाई की जाएगी। देखिए, एग्जैक्ट ऐसा प्रिस्क्राइब नहीं है, अब उनके पास होल्डिंग एरिया कितना है उसके ऊपर डिपेंड करता है। 2 मीटर की दूरी उनको मेंटेन करनी है, ऐसा दूरी मेंटेन करते हुए जो होल्डिंग एरिया है उसमें नहीं, इसीलिए निगरानी दल गठित किया जा रहा है और निगरानी दल यदि पाती है कि फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया जा रहा है तो दुकान को सील करने की कार्रवाई की जाएगी। अंबिकापुर में तालाबंदी खुलने के बाद प्रशासन ने नगर निगम के 3 वार्ड में माइक्रो कंटेनमेंट जोन घोषित किया है। दरअसल इन क्षेत्रों से लगातार मरीजों की संख्या बढ़ने पर कोविड के चेन को तोड़ने के लिए प्रशासन ने ये फैसला लिया है। अंबिकापुर में पॉजिटिव मरीजों की संख्या के आधार पर नगर निगम अंबिकापुर के 3 वार्ड को माइक्रो कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। चिन्हांकित क्षेत्र अंतर्गत सभी दुकानें एवं व्यावसायिक प्रतिष्ठान बंद रहेंगे। प्रभारी अधिकारी द्वारा कंटेनमेंट जोन में घर पहुंचकर सेवा के माध्यम से आवश्यक वस्तुओं की पूर्ति की जाएगी। कंटेनमेंट जोन के अंतर्गत सभी प्रकार के वाहनों का आवागमन तथा इमरजेंसी को छोड़कर लोगों का घर से बाहर निकलना प्रतिबंधित रहेगा। कंटेनमेंट जोन की पुलिस द्वारा लगातार पेट्रोलिंग की जाएगी। एसडीएम
और इंसिडेंट कमांडर अंबिकापुर प्रदीप साहू द्वारा जारी आदेशानुसार वार्ड क्रमांक 1 डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी वार्ड में कंटेनमेंट जोन की चौहद्दी पूर्व में बलधीर बाखला के घर से सीता देवी के घर तक, पश्चिम में निशिकांत भगत के घर से निर्मल कुजूर के घर तक, उत्तर में निर्मल कुजूर के घर से बलधीर बाखला के घर तक तथा दक्षिण में सीता देवी के घर से निशिकांत भगत के घर तक है। कंटेनमेंट जोन के लिए प्रभारी अधिकारी नगर निगम के सहायक राजस्व निरीक्षक चंदन यादव तथा पर्यवेक्षण अधिकारी उप अभियंता दुष्यंत बजाज को बनाया गया है। वार्ड क्रमांक 5 गोधनपुर वार्ड में कंटेनमेंट जोन की चौहद्दी पूर्व में गजेंद्र यादव के घर से दीपक यादव के घर तक, पश्चिम में त्रिलोचन यादव के मकान से राजेंद्र यादव के मकान तक, उत्तर में राजेंद्र यादव के मकान से गजेंद्र यादव के मकान तक तथा दक्षिण में दीपक यादव के मकान से त्रिलोचन यादव के मकान तक है। कंटेनमेंट जोन के लिए प्रभारी अधिकारी नगर निगम के सहायक राजस्व निरीक्षक प्रदीप कुमार तथा पर्यवेक्षण अधिकारी उप अभियंता प्रियंका पटेल को बनाया गया है। वार्ड क्रमांक 47 गंगापुर वार्ड में कंटेनमेंट जोन की चौहद्दी पूर्व दिशा रिंग रोड में गंगापुर मोड़ से शिव मंदिर तक, पश्चिम में शिव मंदिर से तुलसी गुप्ता के मकान तक, उत्तर में दिलीप सिंह के मकान से गंगापुर मोड़ तक तथा दक्षिण में तुलसी गुप्ता के मकान से दिलीप सिंह के मकान तक है। कंटेनमेंट जोन के लिए प्रभारी अधिकारी नगर निगम के सहायक राजस्व निरीक्षक जोगेंद्र सिंह तथा पर्यवेक्षण अधिकारी उप अभियंता प्रियंका पटेल को बनाया गया है। देखिए, जिला दंडाधिकारी महोदय के आदेश दिनांक 28/5 के अनुसार प्रतिबंधित गतिविधियों अथवा संस्थानों के अलावा शेष को अनुमति दे दी गई है प्रातः 8 से शाम 5 बजे तक के लिए। लेकिन निगम क्षेत्र में कुछ ऐसे भी क्षेत्र हैं जहां कोरोना के केसेस अधिक होने के कारण उनको अभी माइक्रो कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। ये अभी वर्तमान में वार्ड नंबर 1, 5 और 47 के एक निश्चित क्षेत्र को माइक्रो कंटेनमेंट जोन क्षेत्र घोषित किया गया है और इसमें अभी भी किसी तरह की दुकानें नहीं खुलेंगी और किसी भी व्यक्ति को इस माइक्रो कंटेनमेंट जोन के अंदर बाहर आने जाने की अनुमति नहीं रहेगी। सरगुजा जिले में लगे 45 दिनों की तालाबंदी की वजह से कहीं ना कहीं तेजी से फैलते कोरोना के संक्रमण में कमी आई है। सख्त तालाबंदी के चलते कोरोना की दूसरी लहर का चेन टूटता दिख रहा है। सरगुजा जिले में लगा 45 दिनों का लॉकडाउन निर्धारित समय के लिए खत्म हो चुका है। संक्रमण में आई कमी की वजह से कलेक्टर ने निर्धारित समय के लिए जिले को अनलॉक कर दिया है, लेकिन जिले में लगे तालाबंदी की वजह से प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग को राहत मिलती दिख रही है। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि स्वास्थ्य विभाग द्वारा जो आंकड़ा जारी किया जा रहा है वे आंकड़े काफी कम नजर आ रहे हैं। बीते कई दिनों से देखने को मिल रहा है कि कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में काफी तेजी से कमी आई है, जबकि स्वास्थ्य विभाग ने सैंपल का दायरा भी बढ़ा दिया है। ऐसे में संक्रमित मरीजों का कम मिलना कहीं न कहीं इशारा करता है कि 45 दिनों की तालाबंदी कोरोना के चेन को तोड़ने के लिए कारगर साबित हुई है। वहीं मेडिकल कॉलेज अस्पताल प्रबंधन की माने तो अब काफी हद तक कम मरीज मिलने की वजह से मेडिकल कॉलेज अस्पताल में बिस्तर की समस्या भी काफी हद तक कम हुई है। हालांकि गंभीर मरीजों की वजह से आईसीयू वार्ड अभी भी फुल है। अभी हमारे जिले में सैंपलिंग का दायरा बहुत हद तक बढ़ा दिया गया है। विशेषकर रूरल एरिया में जो सब सेंटर स्तर तक है वहाँ तक जांच की जा रही है। कलेक्टर महोदय के आदेशानुसार हमने सभी सब सेंटर पीएचसी, सीएचसी और जिला अस्पताल, मेडिकल कॉलेज और यहाँ पर साई हॉस्टल है ना, इन सभी जगहों पर जो टेस्टिंग जो है वो कंटिन्यूसली चल रही है। रोजाना कितनी हो रही है? रोजाना हमारे पूरे ज़िले में लगभग 6000 से 7000 सैंपलिंग हो रही है। कल कितनी हुई थी और आंकड़े कितने? कल से पहले 5-6 दिनों तक लगभग प्रतिदिन 6 से 7 हज़ार सैंपलिंग हुई थी। कल थोड़ा मौसम ख़राब था, इसलिए शहरी क्षेत्र में भी कुछ कम सैंपलिंग हुई और कुछ ग्रामीण क्षेत्रों में जहां पर बारिश का ज़्यादा असर देखने को मिला वहां पर सैंपलिंग कम हुई थी। कल लगभग 4,500 लगभग सैंपलिंग हुई है। जिले भर का पॉजिटिविटी जो था लगभग 147 था जी। काफ़ी तेजी से कमी देखने को मिल रही है पहले। हाँ, विशेषकर इसमें मैं मानता हूँ कि हमारे कलेक्टर साहब का बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि कलेक्टर महोदय के निर्देशानुसार और हमारे सीएमएचओ सर से के आदेशानुसार हमने ज़िले के सभी छोटे से छोटे स्थानों पर जहाँ पर भी जांच की जा सकती थी उन स्थानों पर अपना सैंपलिंग का दायरा को बढ़ा दिया था। इस वजह से जो पॉजिटिव लोग थे वो जल्दी पकड़ में आए, जिससे स्प्रेड जो है वो आसानी से रुक गया। देखिए, जब से जो संक्रमण जब बढ़ा था, जो पीक में गया था, तो सभी तरह हर स्तर पे
जिला स्तर पे, प्रशासनिक स्तर पे, और कुछ एनजीओज़ के द्वारा, कुछ सोशल वर्कर्स के द्वारा, आंगनवाड़ी के कार्यकर्ता से लेकर हर किसी ने इसको, इस चैन को ब्रेक करने की पूरी कोशिश की है। और लॉकडाउन हुआ, लॉकडाउन के बाद फिर लोगों का फंक्शनल जो गैदरिंग हुआ वो कम हो गया। होम आइसोलेशन की हम लोगों की संख्या बढ़ गई, क्योंकि जो भी सिम्टम्स आ रहे थे होम आइसोलेशन करके कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग किया गया। उसके जितने भी उसके एपिडेमियोलॉजिकल हम जो प्रिकॉशंस ले सकते हैं वो पूरे प्रशासनिक स्तर पे, और फिर इसमें कोई वो नहीं है कि इसमें पंचायत स्तर से लेकर जो एक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता से लेकर एक सोशल वर्कर जितने भी थे, हमारे पॉलिटिकल वर्कर्स जितने भी थे, जनप्रतिनिधि जितने भी थे, सबके उन्होंने एक इस चैन को ब्रेक करने के लिए जो साझेदारी किया है और उसमें जो योगदान दिया है, वो उसी का परिणाम है कि अब धीरे एकदम से वो कम होते जा रहे हैं उसका। और मेरे ख्याल से हम यही एक माध्यम है कि हम जितना ज़्यादा प्रिकॉशन लें, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क का, सोशल गैदरिंग्स हैं उसको कम करना, मार्केट में जहाँ भीड़ वाले एरिया में अभी, क्योंकि अभी जैसे बोल रहे हैं तीसरा पीक आने का है, तो उसके पहले हम यदि अब अलर्ट हो जाए तो शायद उसको हम इसी तरह से, यदि हम लोग अपना प्रिकॉशंस रखेंगे और इसी समय इसी तरह अलर्ट रहेंगे, सब लोग जागरूक रहेंगे, तो मेरे ख्याल से ये जो हम लोग सेकेंड वेव में देखने को मिला वो थर्ड वेव में ना मिले। नहीं, अभी तो हमारे पास लगभग वो स्थिति नहीं है। जिस समय हमारे पास वो स्थिति भी आई थी जब बेड भी नहीं रहता, तो हमको एक्स्ट्रा बेड भी लगाने की आवश्यकता पड़ी थी। एटलीस्ट अभी मैं एक हफ्ते से देख रहा हूँ वो स्थिति नहीं आ रही है, और धीरे धीरे डेली हमारे बेड की संख्या भी कम वो होते जा रही है। जो बेड वैकेंसी है वो बढ़ रही है। जैसे पहले हमको 10 बेड खाली मिला, फिर दूसरे दिन 20 बेड खाली मिला, तो ये शो करता है कि हमारे एडमिशन नंबर भी कम हुए हैं। हाँ, चूँकि एक डिविजनल स्टेट है, ये यहाँ पर आईसीयू की सुविधाएँ हैं, एक डेडिकेटेड ट्रीटमेंट सेंटर है, तो सभी जो थोड़ा सा भी गंभीर हो रहा है वो सीधे हमारे पास आ रहे हैं। तो हमारे आईसीयू और जो वो संख्याएं, अभी गंभीर मरीजों की संख्या अभी भी है हमारे पास, लेकिन जो संख्या है टोटल एडमिशन का वो कम हुआ है। बिल्कुल होगा, यदि हम इसी तरह नियंत्रण रखेंगे, इसी तरह जागरूक रहेंगे, इसी तरह सोशल गैदरिंग और ये सब चीज़ों को हम लोग यदि हर स्तर पे, ऐसा नहीं कि आज कम हो गए तो अपन उसके बाद फिर से शुरू कर दें। इसको हमको अभी भी कम से कम जब तक पूर्णतः ख़त्म नहीं हो जाए, ये सब चीज़ों को हमको जागरूक रहना पड़ेगा, और तभी हम लोग इससे बच पाएंगे। और फिर यही एक तरीका है उस करने का, चाहे गाँव स्तर से लेकर शहरी स्तर तक उसको ब्रेक को, उसके चैन जो है उसको तोड़ने। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लौटते एक छोटे से ब्रेक के बाद। प्यूरिल केयर 2011 से निरंतर अपनी सेवाएं प्रदान करते आ रहे हैं। यहाँ पर आपको मिलता है प्योर मिल्क और सभी मिल्क प्रोडक्ट्स। आप हमारे प्रोडक्ट्स को हमारे किसी भी नजदीकी प्यूरिल केयर शाखा से अथवा हमारे प्यूरिल केयर ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करके प्राप्त कर सकते हैं। हमारा कस्टमर केयर नंबर है 8871110770। नेहा एनेक्स द कंप्लीट फैमिली मार्ट, किराना, सब्जी, कॉस्मेटिक के लिए संपर्क करें। फ्री होम डिलीवरी की सुविधा उपलब्ध। तो आज ही डाउनलोड करें नेहा एनेक्स अपने गूगल प्ले स्टोर से और लॉकडाउन में भी फ्री होम डिलीवरी का लाभ उठाएं। एड्रेस नेहा एनेक्स कंप्लीट फैमिली मार्ट, पुराना बस स्टैंड, अंबिकापुर। मोबाइल नंबर 7000593319। वीएम इंटरनेट सर्विस, शहर का सबसे सस्ता हाई स्पीड फाइबर इंटरनेट सर्विस। 100 MBPS मात्र 700 रुपए में विद टैग। तो चाहे वर्क फ्रॉम होम हो या ऑनलाइन क्लास, याद रखें वीएम इंटरनेट सर्विस। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें वंदे महामाया केबल नेटवर्क। वीएम इंटरनेट सर्विस, अलकनंदा कॉम्प्लेक्स, प्रथम तल, अग्रसेन चौक, अंबिकापुर, सरगुजा। मोबाइल नंबर 9111785555 7440765555। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सरगुजा जिले की लखनपुर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। हालिया दिनों में लखनपुर क्षेत्र में हुए लूट के मामले में पुलिस की टीम ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इस कार्यवाही को लखनपुर पुलिस ने एडिशनल एसपी सुनील शर्मा के नेतृत्व में अंजाम दिया है।
अंबिकापुर शहर में इन दिनों सड़क हादसों में तेजी से इजाफा हो रहा है। शुक्रवार की देर शाम ट्रक की चपेट में आने से एक स्कूटी सवार की मौके पर मौत हो गई। इस मामले में गांधीनगर पुलिस ने ट्रक चालक को गिरफ्तार कर ट्रक को जब्त कर लिया है। अंबिकापुर शहर के अंबेडकर चौक पर शुक्रवार की देर शाम ट्रक ने पीछे से स्कूटी सवार व्यक्ति को टक्कर मार दी। टक्कर से स्कूटी ट्रक के सामने वाले हिस्से में फंस गई। इसके बाद ट्रक चालक स्कूटी और व्यक्ति को घसीटता हुआ कुछ दूर ले गया। इससे स्कूटी सवार की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। हादसे के बाद घटना स्थल पर भीड़ लग गई थी। सूचना पर गांधीनगर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पीएम हेतु अस्पताल भेजा। वहीं ड्राइवर को गिरफ्तार कर ट्रक को जब्त कर लिया गया है। जानकारी के मुताबिक शहर के गांधीनगर स्थित वार्ड क्रमांक 3 निवासी 56 वर्षीय जवाहर गुप्ता शुक्रवार की शाम अपनी स्कूटी क्रमांक CG12H9778 से किसी काम से शहर की ओर जा रहे थे। वे शाम करीब 7 बजे अंबेडकर चौक के पास SBI ATM के सामने पहुंचे ही थे कि पीछे से तेज रफ्तार में आ रहे ट्रक ने उन्हें अपनी चपेट में ले लिया। ट्रक के सामने वाले हिस्से में स्कूटी सहित वे फंस गए और ड्राइवर कुछ दूर तक उन्हें घसीटता हुआ ले गया। सिर और कमर के नीचे बुरी तरह से चोट लगने से उनकी मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद आसपास के लोगों और राहगीरों की भीड़ लग गई। चौक पर ड्यूटी पर तैनात पुलिस और ट्रैफिक जवान भी पहुंच गए और ट्रक ड्राइवर को हिरासत में ले लिया गया। सड़क हादसे की सूचना मिलते ही गांधीनगर पुलिस मौके पर पहुंची और मृतक के शव को पीएम के लिए अस्पताल भेजा। पुलिस ने ट्रक चालक को गिरफ्तार कर लिया है। अम्बेडकर चौक में एक ट्रक है, इसके द्वारा स्कूटी चालक को ठोकर मार दिया गया है। ऑन स्पॉट स्कूटर चालक की डेथ हो गई है। अभी उनकी पहचान नहीं हो पाई है। मोबाइल मिला है, उससे उनके संपर्क करके उसकी पहचान की कार्रवाई की जाती है। गिरफ्तारी से ट्रक ड्राइवर तो भाग गया है, ट्रक छोड़ के बाद में उसकी गिरफ्तारी कर ली जाएगी। सरगुजा जिले के मैनपाट वन परिक्षेत्र में इन दिनों हाथियों के आतंक से ग्रामीण परेशान हैं। आए दिन हाथी का दल ग्रामीणों को नुकसान पहुंचा रहा है। इसी कड़ी में एक मामला सामने आया है, जहां शुक्रवार की रात मैनपाट वन परिक्षेत्र के बरीमा में हाथियों ने चांदा घोड़े को मौत के घाट उतार दिया। पालतू घोड़े की मौत होने से कणराजा सहित आसपास के गांव में शोक की लहर है। ग्रामीणों का कहना है कि चांदा घोड़ा विगत 2 सालों से ग्राम कणराजा सहित आसपास के गांव में हाथियों के साथ घूमते नजर आता था। यही नहीं, पालतू घोड़े की वजह से आसपास गांव के ग्रामीण हाथियों के आतंक से बचे हुए थे। जब भी हाथी गांव के आसपास पहुंचते थे तो चांदा घोड़ा अपनी रस्सी काटकर हाथियों के झुंड के पास पहुंच जाता था और हाथियों को भगा देता था। ग्रामीण बताते हैं कि ग्राम कणराजा निवासी त्रिलोकी प्रसाद यादव का पालतू घोड़ा चांदा हाथियों को भगाने के बाद वापस अपने मालिक के घर आ जाता था। घोड़ा ही जंगली हाथी मार दिए, जान से मर गया। क्या सूचना मिला आपको? सूचना सुबह मेरे को मिला, तो आके देखे तो मरा हुआ मिला। अच्छा, तो किस प्रकार से मदद करता था आप लोग का घोड़ा हाथी भगाने में? अब गांव में नहीं जाने देता था, चिल्ला उल्ला के किसी तरह से। अब आपका घोड़ा मर गया, हाथी मार दिया, तो कैसा लग रहा है? क्या करेंगे? अब दुख लग रहा है। अब दूसरा घोड़ा अब कहाँ उस घोड़ा के बदले में मिलेगा? उस टाइप पर सिखाना पड़ा था उसको, अब सिखाना पड़ेगा दूसरा घोड़ा को। तो कैसे हाथी आते थे तो किस तरह जाता था घोड़ा, कैसे रहता था हाथी, और कैसे सूचना देता था आप लोग? हाथी जैसे चिल्ला देता ना तो रस्सी काट के भाग जाता था। कहाँ जाता था? वो हाथी लोग के पास आ जाता था, वहीं गाँव में। फिर कैसे करता था हाथी के पास जाके? अब ये तो मैं तो रात में साहबे लोग सब देखे हैं। अब रात में जैसे उस वहाँ जुटते थे। अब मैं तो रात में नहीं रहता था, लेकिन चिल्लाता तो भागते थे वो हाथी लोग, यही बताते थे। अरे घोड़ा को हाथी मार दिया रात में। कैसे? ये बांधे थे गेरवा में हम लोग, और हाथी चिल्लाया तो घोड़ा भाग गया फिर गेरवा को काट के। अब जाके हाथी के साथ में दौड़ा रहा था उधर ही, और यहाँ पे मार दिया है सर। हम लोग को सुबह बताया तो आके देखे तो हम ही लोग का घोड़ा था सर। तो किस प्रकार का मदद करता था आप लोग का घोड़ा? घोड़ा सर पूरा बस्ती में नहीं घुसने देता था सर। हाथी लोग को चिल्ला के भाग जाते थे हाथी लोग डर से। अच्छा, 2 साल हो गया लगभग, मतलब ऊपर नहीं चढ़ने दे रहा था। तो जब हाथी आते थे तो किस तरफ पहुंचता था और कितने दिन रहता था हाथी? जैसे 2-4 दिन उसके दौड़ाने के लिए 2-4 दिन चल जाता था सर, फिर वो वापस हो जाता था घोड़ा जी। क्या नाम था घोड़ा का? घोड़ा का चांदा नाम था सर। मारने का कुछ खबर आया है, क्या मामला? जंगली हाथी के साथ में घोड़ा चल रहा था और रात में वो आगे था, पीछे हाथी था, और उसी दरमियान में
घोड़ा को हाथी ने मारा है। ऐसा लोगों का कहना है कि घोड़ा जो है हमेशा हाथियों के झुंड में रहता था और गांव में घुसने नहीं देता था, क्या जाए? ऐसा है कि कभी कभी ये होता है कि पालतू जानवर तो है घोड़ा, और घोड़ा के डर से थोड़ा हाथी डरते हैं, लेकिन वो उनके साथ चला जाता था और फिर आ जाता था। इन कल चपेट में आ गया, उसकी जान चली गई। कितने हाथी अभी इस क्षेत्र में घूम रहे हैं और कितना नुकसान पहुँचा है? 9 हाथी। कुछ घरों को भी तोड़े हैं परसों? परसों 2 घर को तोड़े हैं, है ना। इसके बाद तो ज़्यादा नुकसान नहीं किए हैं। पिछले कुछ घर जो तोड़े थे उसी घर को तोड़े। आप लोग किस तरह से एहतियात बरत रहे हैं? हम लोग प्रचार से, प्रसार से, चलित बैरिकेडिंग से लोगों को सजग करते हैं, गजराज वाहन से, रात में लाइट वाइट जला करके, वो अपना जनरेटर जला के एक जगह रहें, और सभी को आंगनबाड़ी इधर उधर मतलब सुरक्षित। वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं। प्यूरल केयर 2011 से निरंतर अपनी सेवाएं प्रदान करते आ रहे हैं। यहाँ पर आपको मिलता है प्योर मिल्क और सभी मिल्क प्रोडक्ट्स। आप हमारे प्रोडक्ट्स को हमारे किसी भी नजदीकी प्यूरल केयर शाखा से अथवा हमारे प्यूरल केयर ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करके प्राप्त कर सकते हैं। हमारा कस्टमर केयर नंबर है 8871110770। नेहा एनेक्स द कंप्लीट फैमिली मार्ट, किराना, सब्जी, कॉस्मेटिक के लिए संपर्क करें। फ्री होम डिलीवरी की सुविधा उपलब्ध। तो आज ही डाउनलोड करें नेहा एनेक्स अपने गूगल प्ले स्टोर से और लॉकडाउन में भी फ्री होम डिलीवरी का लाभ उठाएं। एड्रेस नेहा एनेक्स कंप्लीट फैमिली मार्ट, पुराना बस स्टैंड, अंबिकापुर। मोबाइल नंबर 7000593319। वीएम इंटरनेट सर्विस शहर का सबसे सस्ता हाई स्पीड फाइबर इंटरनेट सर्विस। 100 MBPS मात्र 700 रुपए में विद टैग। तो चाहे वर्क फ्रॉम होम हो या ऑनलाइन क्लास, याद रखें वीएम इंटरनेट सर्विस। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें वंदे महामाया केबल नेटवर्क। वीएम इंटरनेट सर्विस, अलकनंदा कॉम्प्लेक्स, प्रथम तल, अग्रसेन चौक, अंबिकापुर, सरगुजा। मोबाइल नंबर 9111785555 7440765555। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर चलाए जा रहे अभियान सेवा ही संगठन है के तहत सरगुजा जिले में भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा मेडिकल कॉलेज अंबिकापुर और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सीतापुर में रक्तदान कर लोगों से अपील की गई कि सभी वर्तमान समय को देखते हुए ज्यादा से ज्यादा संख्या में रक्तदान कर लोगों का जीवन बचाएं। सरगुजा भाजयुमो अध्यक्ष विश्व विजय सिंह तोमर ने कहा कि पूरे छत्तीसगढ़ में हम सेवा ही संगठन है अभियान के तहत कार्य कर रहे हैं। अलग अलग सेवा के कार्य किए जा रहे हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए भाजयुमो के कार्यकर्ताओं एवं पदाधिकारियों ने रक्तदान करने का निर्णय लिया था, जिसके तहत आज रक्तदान 2 स्थलों पर कर रहे हैं। हमारा लक्ष्य है कि हम 100 यूनिट तक रक्तदान करें। भारतीय जनता पार्टी हमेशा से जनता की सेवा में समर्पित पार्टी रही है। कल मोदी जी के हमारे सरकार बने 7 साल पूरे हो रहे हैं। इसके उपलक्ष्य में पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी सेवा ही संगठन सप्ताह मना रही है, जिसमें पूरे छत्तीसगढ़ में युवा मोर्चा रक्तदान का कार्यक्रम आज पूरे छत्तीसगढ़ के प्रत्येक जिले में रखा है, जिसके तारतम्य में आज सरगुजा जिले में हम लोगों ने रक्तदान करने का निर्णय लिया है। आज यहाँ अंबिकापुर के मेडिकल कॉलेज अस्पताल में तथा सीतापुर के हॉस्पिटल में 2 स्थानों पर सरगुजा जिले में रक्तदान का कार्यक्रम किया जा रहा है। हम ये देख रहे हैं कि कोविड काल में रक्त की कमी हो रही है। तो जो टीका लगा रहे हैं वो रक्त नहीं दे सकते, जिनको कोरोना हो जा रहा है वो भी रक्तदान नहीं कर सकते। इसलिए युवा मोर्चा ने यह निर्णय लिया है कि इस संकट काल के समय में जनता की सेवा में भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा जितना काम आ सके वैसा हम लोग काम कर रहे हैं। हमारा लक्ष्य, अभी हम लोगों ने 8 दिन पहले भी रक्तदान यहाँ कराया है और आज फिर से हम लोग रक्तदान करा रहे हैं। यहाँ और सीतापुर मिला के लगभग 100 का लक्ष्य है हमारा। 100 यूनिट रक्तदान युवा मोर्चा सरगुजा टोटल पूरे सरगुजा में करेगी। छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्यमंत्री अजीत जोगी की प्रथम पुण्यतिथि पर जनता कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। अंबिकापुर में जनता जोगी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने मरीजों को फल वितरित किया। जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के संभागीय अध्यक्ष दानिश रफीक ने कहा कि कोरोना काल को देखते हुए मरीजों को फल का वितरण कर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री को सच्ची श्रद्धांजलि दी गई है। आपको बता दें कि अजीत जोगी की प्रथम पुण्यतिथि पर जनता कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल पहुंचकर मरीजों को फल का वितरण किया और श्रद्धांजलि अर्पित की। छत्तीसगढ़ के माटी पुत्र पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय अजीत जोगी जी की आज प्रथम पुण्यतिथि है।
चूँकि लॉकडाउन का समय है और वो सभी जगह परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, इसलिए हमारे आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी जी ने निर्णय लिया कि मरीजों के बीच में और गरीबों के बीच में जाके फल वितरण जैसे कार्यक्रमों को किया जाए ताकि हम उनको सच्ची श्रद्धांजलि दे सकें। इसी तारतम्य में आज हमारे जिलाध्यक्ष महोदय के साथ हम लोग यहाँ पहुँचे हैं और फल वितरण कर रहे हैं। और हमारे जो छात्र संगठन के जिलाध्यक्ष संभागीय अध्यक्ष हैं उनके द्वारा लगातार गरीबों के लिए इस कोरोना काल में मदद की गई है, जो कि सराहनीय कार्य है। और जनता कांग्रेस लगातार इस तरीके का काम गरीबों के लिए बीच में जाकर करती है। सूरजपुर की जिला पंचायत अध्यक्ष राजकुमारी मरावी पर एक गंभीर आरोप लगा है। आरोप है कि जिला पंचायत अध्यक्ष ने पद का दुरुपयोग कर अपने निजी निवास तक बिना किसी की अनुमति लिए 200 मीटर सीसी सड़क का निर्माण करवाया है। इस मामले के उजागर होने के बाद एसडीएम ने जांच की उचित कार्यवाही करने की बात कही है। सूरजपुर जिला पंचायत अध्यक्ष राजकुमारी मरावी के निजी निवास तक 200 मीटर अवैध सीसी रोड निर्माण लॉकडाउन के दौरान किया गया, जबकि ये भूमि सिंचाई विभाग प्रतापपुर की है। आरोप है कि अपने निजी स्वार्थ के लिए जिला पंचायत अध्यक्ष ने इस रोड का निर्माण कराया है। अब इस मामले में न तो सिंचाई विभाग के अधिकारी कुछ बोल पा रहे हैं, न ही नगर पंचायत अध्यक्ष। गौरतलब है कि जिला पंचायत अध्यक्ष का निजी निवास प्रतापपुर के वार्ड क्रमांक 7 स्थित सिंचाई विभाग के कार्यालय के बगल में है। वहीं अध्यक्ष द्वारा बिना किसी की अनुमति के 200 मीटर सीसी रोड का निर्माण सिंचाई विभाग की जमीन पर करा लिया गया है। इसकी न तो कोई जानकारी सिंचाई विभाग को है और न ही नगर पंचायत को। अगर ये वैध निर्माण होता तो इसकी जानकारी विभाग और नगर पंचायत को होती। नगर पंचायत के सीएमओ ने भी इस मामले में अनभिज्ञता जाहिर करते हुए कहा कि नगर पंचायत की जमीन पर निर्माण एजेंसी कोई पंचायत नहीं हो सकती और न ही नगर पंचायत से एनओसी ली गई है। जांच उपरांत कार्यवाही होने की बात उन्होंने कही है। गौरतलब है कि 1 एकड़ 70 डिसमिल जमीन सिंचाई विभाग के लिए आवंटित है, जिसमें 1 एकड़ 40 डिसमिल भूमि पर पहले से ही एसडीएम निवास और जज निवास है। अभी 2 जजों के निवास के लिए 2 मकान निर्माणाधीन है। आधी से अधिक जमीन पहले से ही उक्त निवासों के लिए आवंटित हो चुकी है। अब सिंचाई विभाग के अपने भवन के लिए सिर्फ 30 डिसमिल जमीन ही बचेगी, जिसमें ये अवैध सीसी रोड बना दिया गया है। सिंचाई विभाग को आने वाले समय में नए भवन का निर्माण करना होगा तो दूसरी जमीन तलाशनी पड़ेगी। वहीं प्रतापपुर एसडीएम भी मामले की शिकायत पत्र मिलने की बात स्वीकार करते हुए लॉकडाउन के बाद जांच कर उचित कार्यवाही की बात कर रहे हैं, जबकि जिला पंचायत अध्यक्ष और उनके पति इस मसले पर कुछ भी कहने से बच रहे हैं। निश्चित तौर पे नगर पंचायत क्षेत्र का इलाका है, एरिया है और सिंचाई विभाग का को आवंटित है और इस तरीके का अगर बात है तो गलत है, क्योंकि वहां पे न कोई बस्ती है न कॉलोनी है, केवल नगर पंचायत अध्यक्ष का घर है और जिला पंचायत अध्यक्ष का घर है। और कहीं न कहीं इस लॉकडाउन में 13 अप्रैल से लेके अभी तक का जो लॉकडाउन चल रहा है, जितने कांग्रेस के नेता हैं अधिकारियों के साथ साठगांठ करके इस आपदा को अवसर में बदलने का काम कर रहे हैं। वो जिला पंचायत अध्यक्ष भर की बात नहीं है। इस तरीके के मुद्दे नगर पंचायत में भी आ रहे हैं, ग्राम पंचायतों में भी आ रहे हैं, जहां जबरदस्ती दबाव दे के काम कराया जा रहा है। इस तरीके के अनेक मुद्दे हैं और अगर नगर पंचायत क्षेत्र में सीसी रोड का निर्माण कराया गया है तो कब टेंडर हुआ, कब टेंडर नहीं हुआ नगर पंचायत क्षेत्र में, और अगर ग्राम पंचायत उसकी एजेंसी है तो एनओसी नगर पंचायत से लेना अनिवार्य था। दूसरा चीज, किस मत से स्वीकृत हुआ इसकी जानकारी लोगों को नहीं है और सबसे पहले तो यही जानकारी नहीं है कि एजेंसी कौन है उसका। जैसा सुनने में आ रहा है कि ग्राम पंचायत अमन दोन उसका एजेंसी है, लेकिन नगर पंचायत का एनओसी अनिवार्य था। दूसरा एनओसी सिंचाई विभाग को जमीन अलॉटेड है, वहां पे जो B1 में खसरे में जो लिखा हुआ है सिंचाई विभाग के लिए आवंटित जमीन लिखा हुआ है। आवंटित भूमि पर कोई भी निर्माण कराने से पहले कलेक्टर से एनओसी लेना अनिवार्य है। अभी जो आप जो बोल रहे हैं कि वार्ड नंबर 7 में सड़क निर्माण हुआ है, उसके बारे में मुझे और मेरे कार्यालय को अवगत नहीं कराया गया था, जानकारी नहीं है और इसके बारे में मैं जानकारी इकट्ठा करके आपको मैं सूचित करूँगा। इसके लिए नगर पंचायत से कोई एनओसी लेके नहीं गए थे, किसी ने लेके नहीं गया है और हमारी जानकारी में तो थी नहीं पहले से ऑलरेडी। यदि भूमि आवंटित नहीं है तो हम तहसील कार्यालय से, एसडीएम कार्यालय से इसकी पूरी जानकारी लेके जांच करवाएंगे। नहीं, इसकी जानकारी तो मेरे को नहीं है। सड़क बना है लेकिन मेरे को कुछ मालूम नहीं कि कौन बनाया है, कहाँ से फंड आया है, उसकी के थ्रू बना है,
मेरे कोई जानकारी नहीं। भाजपा वालों को देखिए मुद्दा नहीं है, वो जैसे अपने कार्यकाल में किए हैं कि टेंडर फार्म बदल दिए हैं, केवल लिफाफा पोस्ट ऑफिस से ला के यहाँ टेंडर फार्म डाल के और टेंडर किए, इस तरीके से टेंडर नहीं होगा। मैं 5 तारीख को अगले महीने 5 मई को टेंडर लगवाया था, उस समय लॉकडाउन नहीं था। 5 मई से 12 मई तक अपना लॉकडाउन नहीं था। 13 मई से लॉकडाउन हुआ, 13 तारीख से लॉकडाउन हुआ। जब 13 लॉकडाउन हो गया तो हम वो टेंडर को स्थगित कर दिए। उसके बाद शासन के द्वारा जब 5 तारीख को टेंडर निविदा डाल सकते हैं तो उसको हम लोग संशोधित किए थे, लेकिन उस कार्यकाल में क्या हुआ, बहुत ठेकेदार लोग टेंडर फार्म नहीं ले पाए तो सब हल्ला करने लगे, तो इसलिए हम लोग देखे कि निरस्त कर दिया उसको। फिर से अभी वो खुला टेंडर निकालेंगे और जो क्वालिफाइड आएगा वो काम करेगा। ऐसा नहीं, निविदा का आया है हम लोग को 5 तारीख की जो लॉकडाउन हुआ दोबारा, उसमें निविदा डल सकता है। कलेक्टर का शासन का उसमें आदेश है। मैं जो एसडीओ जो बता रहे हैं एरिगेशन द्वारा आवेदन दिए हैं, मैं उसको देखूंगा। अभी देख नहीं पाया हूं कि सीसी रोड के संबंध में आया है, संज्ञान में आया है। अभी जैसे लॉकडाउन है तो बहुत सारे आवेदन पड़े हुए हैं जिसको अपन देख नहीं पाए हैं, तो इसमें देख करके जो भी नियमानुसार हम आवश्यक कार्रवाई करेंगे। बुलेटिन में फिलहाल सिर्फ इतना ही। शहर से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए आवाज। इस न्यूज के स्पॉन्सर हैं वीएम इंटरनेट, अलकनंदा कॉम्प्लेक्स, प्रथम तल, अग्रसेन चौक, अंबिकापुर, सरगुजा, छत्तीसगढ़।